रहे हैं सुदर्शन न्यूज। कि अपने देश के अंदर सभी प्रकार की सामर्थ्य होने के बाद भी आखिर गुलामी क्यों आई? कि आखिर स्वतंत्र तो हम पहले से थे ही, परतंत्रता क्यों आई? हम गुलाम क्यों हुए? जिस देश के लोग अपनी रक्षा के लिए दूसरे को उजाड़ने का सोचते हैं, वो कभी एकत्रित होकर नहीं लड़ेंगे। हमारे द्वार पर युद्ध आएगा तो हम लड़ लेंगे, अभी तो उनके द्वार पर है। और हमारा समाज इन अवगुणों से युक्त रहा तो फिर से हम गुलाम नहीं होंगे, इसकी क्या गारंटी है? कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रेरणा क्या है? कोई कम्युनिटी ऐसी नहीं है, राजपूत हैं, जाट हैं, गुजर हैं, सबने युद्ध लड़ा है। उन्होंने किसके लिए युद्ध लड़ा था? उन्होंने गाय की रक्षा के लिए युद्ध लड़ा था, और वो भी स्वतंत्रता का आंदोलन था। अपनी बुलंद छवि के लिए जाने जाते हैं और राष्ट्रवाद को मजबूत आधार देने के लिए हमारे साथ आज संघ के वरिष्ठ प्रचारक और भाजपा के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री श्री शिव प्रकाश जी भी हैं। मैं अब आपका समय ज्यादा नहीं लेती हूँ और आज महत्वपूर्ण रूप से सबसे पहले हमारे दोनों अतिथियों का स्वागत से आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। प्रधान संपादक श्री सुरेश मोहंती जी से अनुरोध है कि हमारे आज के अतिथियों का शस्त्र और शास्त्र जिसकी जरूरत आज वर्तमान में है, दोनों ही माध्यम से उनका स्वागत हो। तालियां बजती। और अब आमंत्रण देती हूँ श्री शिव प्रकाश जी को कि वो मंच पर आए और स्वतंत्रता आंदोलन में संघ की क्या महत्वपूर्ण भूमिका रही है, इस पर अपने सुविचार रखें। माननीय मंच पर उपस्थित पूज्य स्वामी जी, सुदर्शन चैनल के मालिक, देश भर के अंदर राष्ट्रवाद की हुंकार बने प्रखर ओजस्वी वक्ता श्री सुरेश चव्हाण जी, मेरे सम्मुख उपस्थित सभी नागरिक बंधुगण, मातृशक्ति, लाइव के माध्यम से आज के इस कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी बंधुगण, महाराज जी ने जिस विषय को हम सबके सम्मुख रखा, वहीं से मैं अपने विषय का प्रारंभ कर रहा हूँ। उन्होंने 3 पक्ष रखे। एक, भारत का वैशिष्ट्य क्या है, जिस कारण से हमारी हस्ती मिटती नहीं है, उसका वर्णन किया। देश की जो सांस्कृतिक एकता है उसका उल्लेख किया। दूसरा, अनेक प्रकार के जो हमारे देश में रोग हैं और उन रोगों के कारण से जो राष्ट्र में समस्याओं का प्रादुर्भाव हुआ है, उसकी ओर संकेत किया। और तीसरा, कर्मचारियों का विषय रखते समय पर उनके अंदर कौन से सद्गुण चाहिए, संवेदनशीलता का उन्होंने उल्लेख किया। केवल ऐसे गुण कर्मचारियों के अंदर चाहिए ऐसा नहीं है, तो कर्मचारी भी समाज का अंग हैं, इसलिए समाज के प्रत्येक वर्ग के अंदर ही वह गुण चाहिए।
जब हम 3 विषयों को विचार करते मनन करते हैं तो यहीं से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की उत्पत्ति प्रारंभ हो जाती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी, उनका निष्कर्ष ही ये था कि अपने देश के अंदर सभी प्रकार की सामर्थ्य होने के बाद भी आखिर गुलामी क्यों आई। उनके अपने अनुभवों को शेयर करते समय जो हम संस्मरण सुनते हैं तो उस समय का जो राजनीतिक नेतृत्व स्वतंत्रता के लिए संघर्षरत था, जब उसके सामने किसी भी प्रकार की समस्याओं की चर्चा होती थी तो कहता था कि देश की स्वतंत्रता मिल जाने दो, बाकी समस्याओं का समाधान उसके बाद हो जाएगा। संघ संस्थापक पूज्य डॉक्टर जी इसी में से एक प्रश्न खोजते थे कि आखिर स्वतंत्र तो हम पहले से थे ही, परतंत्रता क्यों आई। आने वाले लोग कम थे, मुट्ठी भर लोग थे, उनका पुरुषार्थ कोई बहुत बड़ा था ऐसा भी नहीं है। इतिहास की घटनाओं का उल्लेख करना हो तो विश्व भर के अंदर शायद पहला सेनापति उस समय राजा होगा जो शब्द वेदी बाण की विद्या जानता था। ऐसे पृथ्वीराज चौहान जैसे यशस्वी व्यक्ति थे दुनिया में कोई मिलता नहीं है। आर्थिक दृष्टि से समृद्धि की चर्चा जब होती है तो आज की तुलना में हम 17वीं और 18वीं शताब्दी में आर्थिक दृष्टि से बहुत समृद्ध थे। विद्वता की दृष्टि से देखना हो तो दुनिया के श्रेष्ठतम विद्वान वैज्ञानिक शोध भारत में हुए थे। सिद्धांत की दृष्टि से देखना तो जिसको उन्होंने कहा, आज भी हमारे धर्म ग्रंथों के अंदर, शास्त्रों के अंदर जो मानव कल्याण का उच्चतम ज्ञान छिपा है वो दुनिया के किन्हीं ग्रंथों में नहीं है। ये सब विशेषताएं होने के बाद भी हम गुलाम क्यों हुए, ये डॉक्टर जी के मन का प्रश्न है। और उनका निष्कर्ष ऐसा है कि ये सब होने के बाद भी ये जो व्यक्तिगत जीवन जीने की हमारा स्वभाव बना और सामूहिकता हमारे जीवन से गई। जैसे एक कहावत चलती थी, कोई नृप होए हमें क्या हानि। कोई भी राजा हो हमको अंतर पड़ता है, लेकिन ऐसा तो नहीं है। राजा जो होता है उसका अंतर पड़ता है। मनमोहन सिंह जी भी राजा थे और मोदी जी भी राजा हैं, लेकिन समाज में तो अंतर दिखता है। लेकिन समाज में मुझे क्या अंतर पड़ता है। ऐसा कहते हैं मुगल आक्रमणकारियों ने जब भारत के ऊपर आक्रमण करने का सोचा तो भारत की वीरता के किस्से बहुत सुने थे, लेकिन उनको लगा एक बार पता किया जाए कैसी स्थिति है, सफल होंगे कि नहीं होंगे। तो इतिहास की घटना आती है, एक व्यक्ति यहाँ आए उनकी ओर से और उन्हें जाने के पश्चात अपने बादशाह को कहा कि हम जीत सकते हैं। तो उन्होंने पूछा क्यों जीत सकते, क्या बात है, क्या देखा तुमने। तो उन्होंने कहा कि मैंने देखा कि किसान के खेत में कुछ आवारा पशु घुसे, किसान आया, अपने खेत की फसल की बर्बादी से बचाने के लिए उन पशुओं को उसने अपने खेत से निकालकर दूसरे के खेत में धकेल दिया। तो जिस देश के लोग अपनी रक्षा के लिए दूसरे को उजाड़ने का सोचते हैं वो कभी एकत्रित होकर नहीं लड़ेंगे, और इसलिए हम जीत सकते हैं। और मुगल आक्रमणकारी का युद्ध हुआ, आक्रमण हुआ और वो जीत गए। फिर जो राष्ट्रीयता का बोध है, हम एक है। उत्तर लड़ रहा था, दक्षिण शांत था। राजस्थान लड़ रहा था, बिहार शांत था। और इसलिए हम पे क्या अंतर पड़ता है। हमारे द्वार पे युद्ध आएगा तो हम लड़ लेंगे, अभी तो उनके द्वार पर है। ये जो राष्ट्रीयता का, एकात्मता का बोध था, ये जो लुप्त था, पर स्वाभिमान शून्यता, ऐसे अनेक समाज के जो गुण हैं
जिन गुणों के बल पर समाज यशस्वी होता है, जिसको चाणक्य ने इस देश के अंदर जगाने का काम किया था, वो गुण लुप्त हो गए। ये डॉक्टर जी का निष्कर्ष था। और इसलिए यदि स्वतंत्रता मिली भी और हमारा समाज इन अवगुणों से युक्त रहा, तो फिर से हम गुलाम नहीं होंगे, इसकी क्या गारंटी है। और इसलिए उन्होंने रोगों की चर्चा करने के बजाय, वो स्वयं डॉक्टर थे, एलोपैथी डॉक्टर थे, लेकिन वास्तव में वो मानव विज्ञान, मानव मस्तिष्क का जो विज्ञान है उसके सही अध्येता थे, अच्छे चिकित्सक थे। उनका निष्कर्ष था कि समाज के अंदर ये गुण जो है निर्माण करने चाहिए और अवगुण दूर करने चाहिए, जिसमें से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का उदय हुआ, क्योंकि वह स्वयं में भी आज़ादी के आंदोलन में थे। आज हम ये चर्चा करते हैं कि संघ का स्वतंत्रता के आंदोलन में योगदान, वास्तव में कभी कभी मुझे लगता है ये प्रश्न ही बहुत अच्छा नहीं है। प्रश्न इसलिए अच्छा नहीं है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रेरणा क्या है। तो आज़ादी की जब स्वतंत्रता की बात करते हैं तो हमारे सामने स्वतंत्रता का आंदोलन कौन सी चर्चा होती है, तो वो होता है अंग्रेजों के खिलाफ जो हमारा आंदोलन चला। एक तरह से कहें तो 1857 से लेकर 1947 के बीच को हम स्वतंत्रता का आंदोलन मानते हैं। लेकिन मुगल आए, मोहम्मद बिन कासिम का पहला आक्रमण हुआ, उससे लेकर और 1947 तक इस देश के अंदर जितने भी आंदोलन चले वो सब स्वतंत्रता के आंदोलन थे। शिवाजी महाराज क्या थे, महाराणा प्रताप क्या थे, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज क्यों लड़ रहे थे। देश के अंदर उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्व से लेकर पश्चिम, क्योंकि आज के भाषण का विषय नहीं है तो उसमें ज़्यादा प्रवेश करने की आवश्यकता भी नहीं है। बख्तियार खिलजी जिसने नालंदा को समाप्त किया, वो इसी आसाम के जंगलों में लौटकर ही नहीं आया। आसाम के जनजाति सैनिक और राजा ने उसको समाप्त कर दिया। शिवाजी महाराज से प्रेरणा लेकर बुंदेलखंड के अंदर चंपतराय और छत्रसाल तो लड़ रहे थे। दक्षिण के अंदर के रानी चेन्नम्मा ये सब जो लड़ रहे थे, ये युद्ध अंग्रेजों के खिलाफ नहीं थे, ये युद्ध अंग्रेजों से पहले भारत के स्वत्व को समाप्त करने के लिए जो मुगल आक्रमणकारी आए थे उनके खिलाफ थे। वो भी स्वतंत्रता का आंदोलन था। अंग्रेजों के आने के बाद 1857 और उसके बाद के युद्ध की विशेषता क्या है? उसकी विशेषता यह है कि उसने एक रूप लिया, एक साथ लड़ा गया, नेतृत्व में लड़ा गया। लेकिन इससे पहले भी इस देश के अंदर गांव-गांव में युद्ध हुए। हम जिस क्षेत्र के रहने वाले लोग हैं, बड़ौत के आसपास का एरिया, मेरठ, इस सारे गांव का इतिहास आप उठा कर देखेंगे तो सब गांव के लोग 1857 के युद्ध में शामिल हुए हैं। ये सारे गांव बागी घोषित किए गए हैं। बड़ौत के पास का बिजरोल यदि आप जाएं तो वहां अभी भी बाबा शाहमल की मूर्ति लगी है, जाकर देखो। कोई कम्युनिटी ऐसी नहीं है, राजपूत हैं, जाट हैं, गुजर हैं, सबने युद्ध लड़ा है। हर गांव के अंदर युद्ध हुआ है। आप हरिद्वार के पास जाएं तो लक्सर रोड पर जाएंगे तो एक गांव है, वहाँ के 17-18 लोग अंडमान जेल में गए। उन्होंने किसके लिए युद्ध लड़ा था? उन्होंने गाय की रक्षा के लिए युद्ध लड़ा था, और वो भी स्वतंत्रता का आंदोलन था। क्योंकि गांधी जी ने हमारे स्वतंत्रता के आंदोलन के पीछे की भूमिका क्या है तो उसके लिए शब्द प्रयोग किया। ये स्वतंत्रता की त्रयी थी, जिसमें स्वभाषा थी, स्वदेशी था और स्वराज था। चर्च जब आया और चर्च ने हमारे देश के लोगों को मतांतरित करने का काम शुरू किया तो बिरसा मुंडा ने संघर्ष किया। वनवासियों के फेवर में संघर्ष था वो,
रांची के अंदर, वो वीरता के साथ लड़ा, जनजाति लीडर था, भगवान मानते उसको, बिरसा मुंडा भगवान माना जाता है। उसका युद्ध धर्मांतरण के खिलाफ हुआ। उस युद्ध को दबाने के लिए अंग्रेज गए तो वो उनके साथ लड़ा। यानी धर्म की रक्षा के लिए हुआ, स्व संस्कृति के लिए हुआ, स्व भाषा के लिए हुआ और स्वराज के लिए हुआ। ये जो सारे आंदोलन हैं, ये सारे आंदोलन स्वतंत्रता के आंदोलन थे। केवल 1857 से 1947 का आंदोलन केवल वही स्वतंत्रता का आंदोलन नहीं था। ये तब से लेकर आज तक इस देश के अंदर असंख्य लोगों ने लड़े। गांव-गांव जाओ, इतिहास में खोजने का प्रयास हो रहा है। इस पेड़ के नीचे लटका दिया गया था। बुलंदशहर में जाओ, चौराहे का नाम क्या है? काले आम। काले आम क्या है? कतले आम। कतले आम शब्द का अपभ्रंश है काले आम। भयंकर कतले आम हुआ है। गोवा के अंदर जाओ, हाथ कातरो खाम कुआ है, हाथ काट दिए गए थे, पलकें काट दी गई पुर्तगालियों के द्वारा। ये सारे ही आंदोलन अलग अलग रूप में शुरू हुए। उनके पीछे की प्रेरणा थी, कहीं भाषा थी, कहीं धर्म संस्कृति थी, कहीं स्वराज की भावना थी, कहीं स्वदेशी की भावना थी। अंग्रेजों ने 1857 के युद्ध को भी लांछित करते हुए क्या कहा? यह स्वतंत्रता का आंदोलन नहीं था, ये तो गदर था, विद्रोह था, व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह। और उन्होंने क्या कहा? क्योंकि सैनिकों की पगार नहीं बढ़ाई थी, इसलिए अर्थ के लिए, वेतन वृद्धि के लिए आंदोलन था। लेकिन यदि वेतन वृद्धि के लिए आंदोलन था तो मंगल पांडे का खून गाय की चर्बी के कारतूस पे क्यों खोला था? वहां तो गाय की चर्बी महत्व की थी, वेतन महत्व का कहां था? और इसलिए इस सारे स्वतंत्रता के आंदोलन को आज यदि हम अमृत काल में स्मरण कर रहे हैं तो इस सारी पृष्ठभूमि को ध्यान रखिए। ये पृष्ठभूमि मैंने इसलिए बोली कि जब संघ का प्रतिदिन का कार्यों के अंदर और कार्यक्रमों के अंदर जो एकात्मता स्तोत्र होता है, उसमें संघ के असंख्य स्वयंसेवक प्रतिदिन छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह, इन सरीखे क्रांतिकारियों को जो नाम मैंने बोले, उन सबको स्मरण करते हैं, क्योंकि ये सभी स्वतंत्रता के सेनानी थे और वीर शहीद थे। शिवाजी महाराज का एक प्रसंग आता है। गोवा के अंदर पुर्तगालियों की सेना के अंदर शिवाजी महाराज के एक मित्र थे और वो मित्र शिवाजी महाराज की सेना में भी उनके मित्र थे। तो एक पुर्तगाली व्यक्ति ने उनसे पूछवाया कि शिवाजी, एक साम्राज्य मिल गया तो ये शांति क्यों नहीं बैठता? सत्ता मिल गई, व्यवस्था हो गई, रोजाना क्यों लड़ता रहता है? हर दिन हर दिन हर दिन। तो पुर्तगाली सेना के अंदर जो शिवाजी महाराज के सेनापति का मित्र था, उसने अपने मित्र से पूछा कि मेरे पुर्तगाली शासक ऐसा पूछते हैं। तो शिवाजी महाराज ने कहा कि जाओ जाके कह देना कि शिवाजी छोटे मोटे राज्य सिंहासन के लिए नहीं लड़ रहा है, अटक से लेकर कटक तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, जब तक अपना देश स्वतंत्र नहीं हो जाएगा, अपनी संस्कृति, अपनी व्यवस्था लागू नहीं हो जाएगी, तब तक छत्रपति शिवाजी महाराज की तलवार म्यान के अंदर नहीं जाएगी। तो ये प्रेरणा कौन सी थी? तो ये प्रेरणा थी, ये हमारी भारत माता है, हमारी एक संस्कृति है, हमारा एक संस्कार है। इसको पद दलित करने का काम किया गया है, इसको प्राप्त करना, इसका नाम था हिंदवी स्वराज। और इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रारंभकर्ता, संघ संस्थापक पूज्य डॉक्टर जी के सामने ये जीवन आदर्श थे। वो काशी के अंदर आते हैं और आज बहस चल रही है काशी विश्वनाथ की।
उस ज्ञान वापी मस्जिद को देखने के बाद वो कहते हैं, हे भगवान, कब अवसर आएगा जब ये हमारे श्रद्धा के स्थान अपने गौरव के साथ फिर से खड़े होंगे। डॉक्टर हेडगेवार उस समय जब स्वप्न में भी नहीं सोचा जा सकता था, तो उनका हृदय किस बात के लिए तड़पता था, वो क्या सोचते थे, यदि इसका हमको भान हो जाए तो ये प्रश्न समाप्त हो जाएगा कि संघ का स्वतंत्रता के आंदोलन में योगदान क्या था। संघ के वरिष्ठ प्रचारक, हम में से अधिकांश लोग क्योंकि सब स्वयंसेवक बैठे हैं, उनका सानिध्य अनेक लोगों को मिला है। उनका नाम है दत्तोपंत ठेंगड़ी। बहुत ही चिंतनशील थे, हम सब जानते हैं। उन्होंने संघ के बारे में लिखा। उन्होंने कहा कि संघ को समझने का जब लोग प्रयास करते हैं तो कहते हैं कि संघ कैसा है, संघ कैसा चलता होगा, संघ के अंदर झगड़े कैसे होते होंगे, तो वो तुलना करते हैं कि जैसे अन्य पार्टियों में होते हैं वैसे संघ में भी होते होंगे। क्योंकि तुलना करने के लिए क्या है, कांग्रेस है, सपा है, अन्य दल हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, रामलला कमेटी है, जातिवादी संगठन है, तो जैसे उनमें ग्रुपबाजी होती है वैसे संघ में भी ग्रुपबाजी होती होगी, क्योंकि वो भी एक संस्था है और ये भी एक संस्था है। लेकिन ठेंगड़ी जी कहते हैं, संघ को समझने के लिए इस विश्व के अंदर संघ के समान कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है ही नहीं जिससे संघ समझा जा सके। और इसका एक श्लोक बताते हैं, अन्योक्ति अलंकार का श्लोक बताते हैं, गगनम गगनाकारम सागरम सागरोपमः राम रावणो युद्ध, राम रावणो युद्ध। अर्थ क्या है कि गगन कितना बड़ा है, तो गगन की तुलना किसी बात से की नहीं जा सकती। कहेंगे गगन कितना बड़ा है, गगन के समान है। जैसे हमने तुलना में बहुत सुना होगा, तो कहते हैं सीएम मुख सुंदर चंद्र समाना, कि सीता जी का मुख कैसा है, चंद्रमा के समान है। लेकिन संघ कैसा है, इसकी तुलना के लिए कोई है ही नहीं। सीता जी के मुख की तुलना के लिए चंद्रमा है, लेकिन संघ की तुलना के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन है ही नहीं संघ जैसा। और इसलिए संघ को समझने के लिए किसी सामाजिक संस्थान, पॉलिटिकल पार्टी से समझा नहीं जा सकता। इसलिए कहा आकाश कितना बड़ा, आकाश के समान, सागर कितना बड़ा, सागर के समान, और राम और रावण का युद्ध कितना बड़ा हुआ था, तो दूसरा हुआ ही नहीं, इसलिए वो राम रावण के समान ही हुआ था। लेकिन ठेंगड़ी जी कहते हैं कि संघ कैसा, संघ जैसा। और फिर कहते हैं कि जब संघ को समझना है तो आज की प्रॉब्लम क्या है, जो संघ के बारे में अपने को चिंतक और लेखक मानते और संघ पर टिप्पणी करते हैं, वो संघ जानते नहीं है और इसलिए अनुमान से लिखते हैं। जब अनुमान से लिखते हैं तो ठेंगड़ी जी कहते हैं संघ को समझना है तो संघ की शाखा जाना पड़ता है। शाखा में जाए बगैर संघ समझ में नहीं आता, क्योंकि संघ थ्योरी नहीं है। संघ में अधिकांश 99% स्वयंसेवक ऐसे हैं जिन्होंने संघ के सिद्धांत को बाद में समझा है, संघ की शाखा में पहले गए हैं। दूसरी बात वो कहते हैं, और शाखा को समझना है तो डॉक्टर हेडगेवार को समझना पड़ेगा। अब डॉक्टर हेडगेवार क्या है, तो आप इसको संक्षिप्त में समझने का प्रयास करिए, क्योंकि ज़्यादा वर्णन करने की इसलिए आवश्यकता नहीं, सब स्वयंसेवक बैठे हैं। उनके जन्म काल से लेकर रानी विक्टोरिया के राज्याभिषेक के 60 वर्ष होने पर मिठाई फेंक दी, सीताबर्डी के किले से यूनियन जैक उतरना चाहिए, सुरंग खोदनी शुरू कर दी, स्कूल के अंदर वंदे मातरम बोलना अपराध है तो सबको इकट्ठा करके वंदे मातरम बुलवा दिया। स्वयं मूलतः क्रांतिकारी स्वभाव के थे, इसलिए कलकत्ता पढ़ने के लिए गए। कलकत्ता गए ही इसलिए पढ़ने के लिए
कि वहाँ क्रांतिकारी कार्यों के साथ और क्रांतिकारियों के साथ संबंध रखना था। वहाँ जो अनुशीलन समिति थी क्रांतिकारियों की संस्था, उस अनुशीलन समिति के वो सदस्य रहे और क्रांतिकारी कोकिन नाम से उन्होंने काम किया। जब भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ने सैंडर्स पर गोली चलाई और वो भागे, तो अपने मित्र के खेत पर उनको छिपाने की व्यवस्था की। ये सारी उनके जीवन की जो घटनाएं हैं वो कैसे थे, इसको परिलक्षित करते हैं। फिर उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, हमारा लक्ष्य है स्वतंत्रता, और स्वतंत्रता मिलने के लिए जितने प्रकार के भी मार्ग हैं, वो चाहे क्रांतिकारी मार्ग हो, चाहे अहिंसक मार्ग हो, मैं सभी मार्गों का समर्थक हूं। इसलिए घोर क्रांतिकारी रहते हुए भी वो मध्य भारत कांग्रेस के प्रदेश के मंत्री थे, और 1920 का कांग्रेस का जो अधिवेशन नागपुर में हुआ, उसकी प्रस्ताव कमेटी में भी वो थे। और वो कितने बड़े चिंतक थे, जो प्रस्ताव 1930 में लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने स्वीकार किया पूर्ण स्वराज्य का, उस प्रस्ताव को उन्होंने स्वयं 1920 में प्रस्तुत किया था। सजेशन रखा था, ये प्रस्ताव कांग्रेस ने स्वीकार करना चाहिए। उनके महर्षि अरविंद से संबंध थे, लोकमान्य तिलक के वो अनुयायी थे। उस समय के जितने भी क्रांतिकारी थे, उस संघ शुरू कर दिया। तो उनके क्रांतिकारी मित्र त्रिलोकनाथ चक्रवर्ती जो ढाका के थे, वो नागपुर उनके मिलने के लिए आए। आप तो एक छोटी घटना पर लेकर उबाल आ जाता था, रक्त खोल जाता था, अब ये एक बच्चे को खिलाने का काम कर रहे हो। वो शाखा की उनके जीवन की घटना है। लेकिन ये सब करते करते भी उनको इस बात की फीलिंग थी कि ये समस्या का मूल निदान नहीं है, क्योंकि क्रांतिकारी सर्वसामान्य व्यक्ति नहीं बन सकता। वो जीवन दुष्कर है, भागना पड़ता है, छिपना पड़ता है, कष्ट सहने पड़ते हैं। सामान्य व्यक्ति के बूते की बात नहीं होती, वो सहज जीवन नहीं है। और चंद लोग क्रांतिकारी बनते हैं तो उससे राष्ट्र का उद्धार नहीं होगा। सर्वसामान्य समाज के अंदर देशभक्ति जागृत होना चाहिए। और इसलिए डॉक्टर हेडगेवार जो तिलक जी से प्रेरणा लेते हों, गांधी जी से जिनकी 1934 में वर्धा में लंबी वार्ता हुई हो, त्रिलोकनाथ चक्रवर्ती जैसे क्रांतिकारी के निकट हो, अनुशीलन समिति में जिसने काम किया हो, इतने जीवन के बचपन से लेकर अपने जीवन के प्रत्येक आंदोलन में जिनकी सक्रियता रही हो, वो जेल गए तो उनको स्वागत करने के लिए उस समय के बड़े क्रांतिकारी और बड़े नाम मोतीलाल नेहरू सहित उनके स्वागत के लिए आए हों, जिनके भाषण पर जज ने कहा हो कि बचाव के भाषण से, मूल भाषण से बचाव का भाषण ज़्यादा खतरनाक है, इतने तेजस्वी वक्ता हों, उनका स्थापित संघ आज़ादी के आंदोलन से दूर कैसे रह सकता है? ये तो सोचने का भी विषय नहीं बनता ना। जिसके मूल में ये हो, प्रखर क्रांतिकारी हो, वो अलग कैसे रह सकता है? और इसलिए हम इन सारी बातों का अध्ययन कर सकते हैं। संघ स्थापित होने के बाद हम सबको भी, जो स्वयंसेवकों को भी समझने की बात है, वो क्या है? उन्होंने माना कि संघ का काम इतना श्रेष्ठ है कि यह काम बाधित नहीं होना चाहिए। लेकिन देश भर के अंदर अनेक मूवमेंट चल रहे हैं। ये मूवमेंट देश की स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है, लेकिन ये मूवमेंट समस्या का मूल निदान नहीं है। इसलिए जैसा हम कहते हैं कि घर में पेशेंट पड़ा है, घर में शादी होती है, सब लोग कहते हैं देख भाई शादी तो हम कर लेंगे, तो बिस्तर पे ही लेटे रहना, तेरी शुगर बढ़ जाएगी क्योंकि तूने शादी का वो कर लिया तो। और उस काम को इम्पोर्टेंस देते हुए स्वतंत्रता के पश्चात उन्होंने स्वतंत्रता के प्रत्येक आंदोलन में स्वयंसेवकों को भेजा, स्वयं भी शामिल हुए जंगल सत्याग्रह के अंदर। लेकिन एज ए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये काम बाधित होना नहीं चाहिए, इसको भी सतत रखा
इसलिए हम सबको मालूम है जब वो जंगल सत्याग्रह के अंदर गए तो जंगल सत्याग्रह में जाने के बाद वो सरसंघ चालक थे। उन्हें कहा मैं संघ के सरसंघ चालक से त्याग पत्र देकर आज़ादी के देश की स्वतंत्रता के आंदोलन में शामिल होऊंगा और डॉक्टर प्रांजपे को उन्होंने सरसंघ चालक बनाया। निजाम का विरोध में आर्य समाज का आंदोलन हुआ, उसका नेतृत्व करने वाले लोग उन्होंने 500 स्वयंसेवकों का दल भेजा हैदराबाद। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के काम को बाधित करने की अवस्था नहीं है, ये भी चलना चाहिए और वो भी चलना चाहिए। सोलापुर के, कोल्हापुर के, लातूर के, नांदेड़ के सारे स्वयंसेवक आपको सुरेश जी बताएंगे ये आर्य समाज के हैदराबाद के सत्याग्रह में शामिल हुए। संघ चालक भी शामिल हुए, मेरे पास नाम भी उनके हैं, आप अध्ययन कर सकते हैं। फिर 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में पूजनीय गुरु जी ने सभी संघ चालकों की बैठक लेकर, रिकॉर्ड है, सबको कहा ये महत्वपूर्ण काम है, आप सबको इसमें सहयोग करना है और अरुणा आसफ अली जैसे अनेक स्वतंत्रता सेनानियों को मदद करने का काम और उस काम में अग्रणी भूमिका निभाने का काम ये संघ के स्वयंसेवकों के द्वारा ही हुआ। ये स्वयं अरुणा आसफ अली का वक्तव्य भी है, रिकॉर्डेड है बातें, आप उसका अध्ययन कर सकते हैं तो उसमें से आपको मालूम होगा। आप सबकी जानकारी के लिए संघ यदि देशभक्ति के इस काम में इतना अग्रणी नहीं होता तो आपकी जानकारी के लिए संघ का पहला प्रतिबंध गांधी जी की हत्या के बाद नहीं लगा। पहला प्रतिबंध 1933 और 34 में लगा, अंग्रेजों के द्वारा लगा। क्यों लगा? कि उनको लगा संघ और डॉक्टर हेडगेवार इस देश के लिए और अंग्रेजों की सत्ता के लिए बहुत खतरनाक हैं और इसलिए असेंबली में बहस हुई है। एक मुस्लिम नेता ने भी, जो डॉक्टर हेडगेवार के मित्र थे नागपुर के, उस बहस में हिस्सा लिया है और मैं डॉक्टर हेडगेवार को जानता हूं, वो कभी गलत काम नहीं कर सकते, वो प्रखर देशभक्त हैं। ये बहस जो है ये आज भी रिकॉर्ड में है। यदि संघ स्वतंत्रता के आंदोलन में शामिल नहीं हुआ होता तो अंग्रेज प्रतिबंध क्यों लगाते? एक सामान्य सी बात है कि अंग्रेज प्रतिबंध क्यों लगाते हैं। और इसलिए इस देश की स्वतंत्रता के लिए चलने वाले हम मूवमेंट के अंदर संघ सक्रिय था। यहाँ हमारे जोशी जी पीछे बैठे हैं, वो टनकपुर के रहने वाले हैं। उत्तराखंड में जो कुमायूं का क्षेत्र है, इसमें हमारे एक दान सिंह बिष्ट नाम के सज्जन, अभी स्वर्गवास हो गया, वो हमारे संघ चालक थे। मेरे समय में थे, मैं उनको बहुत अच्छे से जानता था, उनके घर भी जाता था। वो स्वयं आजाद हिंद फौज में रहे थे, वो तो विभाग संघ चालक थे। कराची के जो संघ चालक थे, स्वतंत्रता मिलने के काफी दिनों बाद वो जेल से छूटे। सरदार पटेल के हस्तक्षेप के बाद छूटे। ये सारे ही हमारे उस समय के संघ चालक, सारे ही प्रमुख लोग हर अपने स्थान पर स्वतंत्रता के आंदोलन में सक्रिय थे। लेकिन आप हमेशा ध्यान रखिए, उत्तर देते समय भी ध्यान रखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नाम के काम को, यानी शाखा को बिना बंद किए देश की स्वतंत्रता के हर मूवमेंट में हमारी सक्रियता रहेगी, इस सिद्धांत पर डॉक्टर हेडगेवार स्थायी अडिग थे। 1947 में स्वतंत्रता मिली। मुस्लिम लीग के लोग एक के दिन में सदन जाते समय नेहरू जी और सरदार पटेल को उड़ाने वाले थे। दिल्ली के अंदर संसद के अंदर वो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट को आप देख सकते हो। उनकी सुरक्षा की जानकारी और सुरक्षा लेने का काम
और इस प्रकार की गड़बड़ होने वाली है, ये इंटेलिजेंसिया का काम गृह मंत्री को देने का केवल संघ के स्वयंसेवकों ने किया। सदन का वक्तव्य है, यदि संघ के स्वयंसेवक नहीं बताते तो उस दिन नेहरू जी और सरदार पटेल जीवित ही नहीं बचते। इस योगदान को क्या मानेंगे आप? ये भी स्वतंत्रता के लिए योगदान था। वो हमको मालूम है, महाराष्ट्र के अंदर फैजपुर अधिवेशन का वो ध्वज फंस गया। नेहरू जी मंच पर थे, उस ध्वज को चढ़ाने के लिए यदि कोई गया तो वो संघ का कार्यकर्ता ही है। उसका नाम था किशन लाल परदेसी। 1930 का हमको पूर्ण स्वराज्य चाहिए। इस पूर्ण स्वराज्य का निर्णय जब कांग्रेस ने किया तो संघ का प्रस्ताव है, डॉक्टर हेडगेवार जी का पत्र है कि देश की समस्त शाखाओं पर हमने ये पूर्ण स्वराज्य का दिवस मनाना है। जो पेशावर कांड है ना, डॉक्टर हेडगेवार जी जेल में थे। हमारे गढ़वाल का एक पेशावर कांड के अंदर जो सैनिक था उसका बड़ा नाम आता है, चंद्र सिंह गढ़वाली। ये पेशावर कांड होने के बाद अंग्रेजों ने आदेश दिया भारतीयों पर गोली चलाओ। इन सैनिकों ने भारतीयों पर गोली चलाने के बजाय पीछे अंग्रेजों पर गोली चला दी, फिर बाद ये मारे गए। उसमें एक चंद्र सिंह गढ़वाली था। गढ़वाल के लोग यहाँ बैठे होंगे। उस चंद्र सिंह गढ़वाली की स्मृति में जेल में रहते हुए गढ़वाल दिवस मनाने का काम ये डॉक्टर हेडगेवार जी ने किया। और क्या प्रमाण चाहिए? लेकिन बंधुओं, ये प्रश्न क्यों आता है, ये भी हमको ध्यान में रखने की बात है। प्रश्न का कारण है, इस देश के अंदर कांग्रेस के द्वारा प्रयास हुआ कि स्वतंत्रता में केवल उनका और उनके परिवार का ही योगदान है। आज संघ की चर्चा होती है। इस देश की स्वतंत्रता के लिए अनेक क्रांतिकारी, अनेक महापुरुष जो नेहरू जी के विचार से सहमत नहीं थे, उनको भी कौन सा सम्मान मिला है? आचार्य JV कृपलानी को पार्टी छोड़नी पड़ी। मालवीय जी की स्थिति क्या? जो भी राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग थे वो सब आउट कर दिए गए और केवल बताया गया। और संघ का ये इतिहास लोगों के सामने भी आएगा तो फिर वो जो षड्यंत्र है, वो जो कुचक्र है, वो विफल हो जाएगा। दूसरा, 1942 के आंदोलन में उत्तराखंड के थे PC जोशी, पोलित ब्यूरो के महासचिव थे, कम्युनिस्ट पार्टी के बाटली वाला थे। जो लोग अंग्रेजों को खबरें लीक करते थे, जो अंग्रेजों के पिट्ठू थे, जिनको अंग्रेज बुर्जुआ के विरोधी और सर्वहारा के पक्षधर दिखाई देने लगे थे, उनके हाथ में देश का इतिहास लिखने की जिम्मेदारी आ गई। ये वामपंथी तथा कथित सेक्युलर लोगों के द्वारा खड़ा किया गया प्रश्न है। दमन, गोवा, पुलिस एक्शन बाद में हुआ। स्वयंसेवकों ने दमन को पहले जीत लिया। वहां के विभाग संघ चालक थे, उनके नेतृत्व में गए जगन्नाथ राव जोशी, बिंदु माधव जोशी, हमारे अनेक स्वयंसेवक गोवा के अंदर, दमन के अंदर स्वतंत्रता के बाद भी 53-54 के अंदर इनकी मुक्ति के लिए उन्होंने संघर्ष किया। क्या ये स्वतंत्रता का आंदोलन नहीं था? राम मनोहर लोहिया ने आह्वान किया। नेहरू जी ने सेना की कार्रवाई तो बहुत लेट शुरू की, आंदोलन तो पहले ही शुरू हो गया था। ये संघ के स्वयंसेवकों का ही आंदोलन था। इस राष्ट्र की स्वतंत्रता मिलने के बाद भी उसको अक्षुण्ण रखने का काम यदि किन्हीं महापुरुषों ने किया तो सारे महापुरुष संघ के स्वयंसेवक और संघ की प्रेरणा से उपजे हुए लोग थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान
क्या स्वतंत्रता के आंदोलन का योगदान को नकार सकते हम? वो तो संघ के संबंध के थे, वो जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। कश्मीर में जाकर बलिदान हुआ। रज्जू भैया 1942 के आंदोलन में रहे, अटल जी 1942 के आंदोलन में जेल गए। क्या संघ नहीं था? ये संघ के संसद थे, इनको संघ की शाखा से ही संस्कार मिले थे। और हर स्थान स्थान पर कोने कोने में जाएंगे तो एक नीचे आपको असंख्य कार्यकर्ताओं की श्रृंखला मिलेगी जिन्होंने इस राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व अर्पण किया, जेलों में गए, फांसी के फंदों पर भी झूले, क्रांतिकारियों का सहयोग किया, आंदोलन में सहभागिता की, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चलता रहा। ये महत्व की बात ध्यान रखने की है। वो आज भी अवरुद्ध नहीं है। समय तो हो गया पूरा, मुझे एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में जुड़ना है, इसलिए ज़्यादा तो बोल नहीं सकता, लेकिन उपमा कैसी बताता हूँ छोटी सी। किसी ने बहुत अच्छा कहा, हमको समझने के लिए है। संघ क्या है? किसी ने तुलना की, संघ विष्णु स्वरूप है। विष्णु क्या करते हैं? कुछ नहीं करते, समुद्र में रहते, शेष नाग पर सोते रहते हैं, लक्ष्मी पैर दबाती रहती है। आज तक विष्णु ने कुछ किया है क्या? नहीं किया। एक ही काम है उनका। लेकिन विष्णु का काम क्या है? विष्णु का काम है इस सृष्टि की पालना का। लेकिन जहां जहां भी संकट आया, विष्णु के अंश के रूप में कोई गया, जिसको हम 10 अवतार की कथा बताते हैं, और वो रावण को मार कर चलाया, कंस को मार कर चलाया, दुर्योधन को मार कर चलाया, और फिर से विष्णु के स्वरूप में विलय हो गया। विष्णु ने कुछ किया क्या? ना। ले संघ क्या है? कुछ नहीं करता है, आज तक कुछ नहीं किया। राम जन्मभूमि का आंदोलन संघ ने ना, संघ का क्या मतलब है उससे? विष्णु प्रसाद ने किया है। संघ तो सहभागिता। स्वदेशी का आंदोलन नहीं, कुछ नहीं करता। राजनीतिक संघ का क्या मतलब है? सांस्कृतिक संगठन है, लेकिन सब कुछ होता है। समाज के, राष्ट्र की रक्षा के लिए, स्वधर्म की रक्षा के लिए, स्वत्रयी के लिए, स्वराज की प्रेरणा के लिए जो आवश्यक होता है वो सब कुछ संघ करता है, लेकिन संघ कहीं नहीं है। यह संघ का वैशिष्ट है। ले स्वतंत्रता के आंदोलन में संघ है, हर स्थान पर उपस्थित है, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बैनर है कि नहीं है? आज पूछो भाई, राहुल गांधी जी इतना बोले, वो थे क्या? वो तो नहीं थे, उनका जन्म ही नहीं हुआ था। मणिशंकर अय्यर राष्ट्र के विरोध में वामपंथियों के 7 लाख का काम करते, वो हमसे क्वेश्चन पूछते हैं। कन्हैया कुमार प्रश्न पूछता है हमसे, जो राष्ट्र को तोड़ने के नारे लगाता है, वो हमसे पूछता है संघ। वो कौन देगा जवाब इसका? हम क्यों उसको उत्तर दें? वो कौन हमको प्रमाण पत्र देने वाला है? उसकी स्वयं की हैसियत क्या है? उसकी इंटीग्रिटी क्या है? तो इस राष्ट्र को कमजोर करने वाली जो ताकतें हैं, वो हमसे प्रश्न पूछती। क्यों? क्योंकि उनको लगता है संघ को लांछित करते रहेंगे तो हमारी रोटी गलती रहेगी, चलती रहेगी। ये कैसा है? आपने पौराणिक कथाएं सुनी होंगी। पौराणिक कथाएं कैसी हैं कि जब तप कोई करता है तो तप को, तप करने वालों को भंग करने के लिए इंद्र का इंद्रासन डोलता है। हर पौराणिक कथा ऐसी है। वो क्या करता है? रंभा जाती है, उर्वशी जाती है, नारद जी जाते हैं, लालच देते हैं, ध्रुव क्यों चक्कर में पड़ रहे हो, प्रहलाद क्यों चक्कर में पड़ रहे हो, तुम तो बालक हो, छोटे हो, क्यों चक्कर में पड़ते हो? ये जो तप है, हर तप करने वाले व्यक्ति के साथ हजारों साल से यही होता आया है कि उसको अपयश मिलता है, उसको बदनामी मिलती है। क्यों? क्योंकि राजा जो है, जो इंद्र है, वो हमेशा डोलता रहता है, तप से डरता है। संघ का तप क्या है? छोटे मोटे फल को पाने यह न परिश्रम सारा है, देवों को भी दुर्लभ है जो ऐसा संघ हमारा है। लेकिन ये जो है ना, ये सब बैठे वाले लोग, ये सबको लगता है अरे संघ हम कैसे रहेंगे, हमारा क्या रहेगा, और इसलिए उसमें से नए नए प्रकार के ब्लेम आते हैं। संघ ने तो आज तक किसी का उत्तर नहीं दिया। क्यों? क्योंकि हमको उत्तर देने की आवश्यकता नहीं,
हम उत्तर के चक्कर में फंसते हैं तो लोगों का पर्पज पूर्ण होता है, वो प्रश्न में से उत्तर और उत्तर में से प्रश्न खड़े करते हैं। इसलिए हम कहते हैं अपनी ताकत बढ़ाओ, ये संघ का मूल सिद्धांत है। स्वतंत्रता के पश्चात ये स्वतंत्रता नहीं जानी चाहिए, इसको अक्षुण्ण रखने का काम कौन कर रहा है? तो कश्मीर से लेकर बेरूबाड़ी, कच्छ से लेकर इस देश के अलग अलग हिस्सों के लिए चाइना का मुंहतोड़ उत्तर देने के लिए कौन मैदान पर उतरा? नारे लगे देवो ना, देवो ना, बेरूबाड़ी देवो ना। कौन थे? संघ के शासक थे। कश्मीर बलिदान कौन हो रहे थे? संघ के शासक हो रहे थे। संपूर्ण हिंदू समाज को जो पाकिस्तान के अंदर फसल लाने का काम कौन कर रहे थे? संघ के शासक कर रहे थे। और जब इस देश की स्वतंत्रता को निगलने का काम कांग्रेस ने किया तो 1975 के अंदर जेल भरने का काम भी संघ के शासक कर रहे थे। क्या स्वतंत्रता की रक्षा का काम नहीं है? अटल जी ने कहा दीप बुझाया रची दिवाली। इस समाज के अंदर राष्ट्रीय एकात्मता का भाव और इस राष्ट्र की अखंडता के भाव को पोषित करने का काम कौन कर रहा था? तो बहुत अच्छे से अटल जी ने कहा 15 अगस्त का दिन कहता आज़ादी अभी अधूरी है, सपने सच होने बाकी हैं, रावी की शपथ ने पूरी है। जिनके सीने पर पग धरकर आज़ादी भारत में आई, वो अब तक है खाना बदोश, गम की काली बदली छाई। कलकत्ता के फुटपाथों पर जो आंधी पानी सहते हैं, उनसे तो जाकर पूछो 15 अगस्त के बारे में क्या कहते हैं, जिस विषय को आपने उठाया। इस अखंडता का यदि भाव किसी ने जीवित रखा तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने रखा। और सारे कार्यक्रमों को देख लो, आज तो क्या हो गया है कि भारत माता की जय ये हमारा ट्रेडमार्क हो गया, कहीं लगता ही नहीं नारा। क्यों? क्योंकि हम राष्ट्रभक्ति के पर्याय हो गए। ये हमारे लिए गौरव की बात है कि समाज ने हमको स्वीकार कर लिया कि वास्तव में यही देशभक्त देश प्रेमी है। हम तिरंगा यात्रा करते हैं, अभी भी हम 9 तारीख से शुरू हो गया 15 अगस्त तक, मेरा देश मेरी माटी, वीरों को नमन, बलिदानियों का बंधन। ये कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं, हमारी पार्टी कर रही है। पार्टी कौन कर रही है? किसके मन में विचार आता है? वो संघ के शासक हैं। भाषा, भूषा, व्यवहार, खान पान, रीति रिवाज, परंपराएं अलग होने के बाद हम एक हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत का नारा कौन लगा रहा? हम लगा रहे हैं। और इसलिए 1947 से पहले भी हम प्रतिज्ञा में बोलते थे कि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का घटक किस लिए बना हूं? देश की स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए। ये प्रतिज्ञा थी संघ की। जो संघ का स्वयंसेवक प्रतिज्ञा ही स्वतंत्रता की लेकर बढ़ रहा था, यह कार्य मैं अपना तन मन देकर, तन मन धन पूर्वक करूंगा और इस व्रत का आजन्म पालन करूंगा। ये संकल्प रोजाना संघ का स्वयंसेवक 1947 से पहले ले रहा था। और 1947 के बाद उस राष्ट्र को एक रखने के लिए, अखंड रखने के लिए, अक्षुण्ण रखने के लिए और दुनिया में गौरवशाली बनाने के लिए नारे लगाने का काम भी संघ का स्वयंसेवक ही कर रहा है। और कोई संकोच की अवस्था नहीं, गर्व के साथ जाइए, निर्भीक होकर उत्तर दीजिए। मैंने कुछ छोटी घटनाओं का उल्लेख किया है, उनके प्रसंगों को अच्छे से पढ़िए। मीडिया की भाषा में जो उत्तर देने की अवस्था उसका उत्तर दे दिए, लेकिन ध्यान रखिए हमारी राष्ट्रभक्ति के बारे में क्वेश्चन करने का अधिकार उनको नहीं है जो स्वयं क्वेश्चन के घेरे में खड़े हैं। और इसलिए देशभक्ति समाज ने हमको स्वीकार किया है। आज समाज हमारे साथ है, लाखों करोड़ों लोगों का मत हमारे साथ है, विश्वास हमारे साथ है। एक छोटे से अभियान पे, छोटे से स्थान पर हजारों हजार लोग निकल कर आते हैं, उनके मन में कोई हमारे प्रति संदेह नहीं है। यदि वो होता तो कोई हमारे साथ निकल कर नहीं आता।
एक एक कार्यक्रम में विश्व हिंदू परिषद का हो, स्वदेशी का हो, विद्या भारती का हो, इतनी संख्या आती है। क्यों आती है? क्योंकि वो हमको ठीक मानती है, हमको राष्ट्रभक्त मानती है, उसके मन में कोई क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन उन लोगों ने खड़े करने का प्रयास किया है जो राष्ट्र को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। उससे परेशान हुए बगैर एक तार्किक उत्तर देने की आवश्यकता है। आज के इस अवसर पर माननीय नड्डा जी की 7 बजे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थी, मैं उनके साथ जुड़ूंगा और इसलिए क्षमा याचना करते हुए तुरंत मुझे जुड़ना पड़ेगा। आप सबके बीच में इतना विषय रखते हुए मैं विदा लेता हूं। सभी को नमस्कार। भारत माता की जय। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।